नमस्कार साथियों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकेंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान विषय का इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक को हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से अप्रोच करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करनी होगी। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न के साथ शुरू करें। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 है, नाइट्रोजन अणु में बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आपको यहाँ नाइट्रोजन का अणु पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे दैट नाइट्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p3, जो कि संयुक्ता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और हम देख रहे हैं इसके बाह्यतम कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन यह डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, यानी यह द्विपरमाणविक अणु है जिसके पास 2 परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होती है। इसलिए ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु जो हैं आपस में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा करेंगे, तो यहाँ पर दोनों परमाणुओं का देखिए अष्टक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य हम देखेंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, जिनमें पहला बंध हो गया सिग्मा और दूसरा और तीसरा 2 बॉन्ड हो गए आपके पाई बॉन्ड, यानी 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य कुल मिलाकर के 3 बंध बने। अब हम जानते हैं एक बंध का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 3 बंध के लिए हम कहेंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे यहाँ पूछी हुई है, तो हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं। तो अभी देखें, चेक करें। अब यहाँ से हम एक छोटा सा क्वेश्चन और रिलेट कर सकते हैं, दैट हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, जो हमें प्रकृति में पाई जाती है, वो N2 के रूप में उपस्थित है, यानी दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य में कितने 3 सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है, बंध ऊर्जा जो होती है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अराउंड 941 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास होती है। ठीक है, कितनी 941 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास होती है। और ये बंध ऊर्जा का मान इतना ज़्यादा होता है कि कमरे के ताप पर ये नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों को तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, लेकिन फिर भी जब हम एटमॉस्फेयर में किसी पदार्थ को खुला छोड़ते हैं, तो हम उसकी केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को कवर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल हम उसके नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन को जनरली कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होने की वजह से रासायनिक रूप से लगभग अक्रिय की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो बाकी नाइट्रोजन अणु में बंध बनने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है, हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनमें एक सिग्मा बंध और दूसरा और तीसरा क्रमशः पाई बंध इसके पास उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बेंजीन में कार्बन कार्बन का बंध क्रम है। अब देखिए, अगर हम बंध क्रम को कहें तो हम कहेंगे दैट बंध क्रम यानी किसी भी संरचना में 2 परमाणुओं के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या होती है। साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, या हम दूसरा कहें तो बंध क्रम के लिए हम कह सकते हैं 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या होती है। ठीक है, अब बनने वाले बंधों की संख्या अगर हम निकालें, तो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम जानते हैं बेंजीन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा C6H6, जिसमें 6 कार्बन परमाणु आपस में एक चक्रीय संरचना से बंधे हुए हैं, और 6 कार्बन परमाणुओं के साथ 6 हाइड्रोजन परमाणु, यानी प्रत्येक कार्बन पर एक एक परमाणु यहाँ बना हुआ होता है। अब इन कार्बन परमाणुओं में एक सिग्मा बंध, ये तो सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित है। बाकी ये 3 पाई बंध जो संयुग्मन में है, कॉन्जुगेशन में है, 3 पाई बंध जो संयुग्मन में है, ये अपनी स्थिति लगातार बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में द्विबंध है, तो अगली संरचना में क्या होगा, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में द्विबंध आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो अगली अनुनादी संरचना हमें देखने को मिलेगी, वो कुछ इस तरह के आपकी हो सकती है, जहां हम देख रहे हैं कि वही परमाणुओं की स्थिति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति परस्पर बदल गई। पहले 1 और 2 के बीच में बंध थे, और अब 1 और
2 की बजाय 2 और 3 परमाणु कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसकी कहलाएंगी अनुनादी संरचनाएं। और यहाँ से अगर हम बंध निकालें, बंध क्रम निकालें, तो हम कहेंगे दैट पहले और दूसरे कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर हम बंधों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी, पहली संरचना में 2 और दूसरी संरचना में 1, यानी टोटल 3 बंध, और दोनों की अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी हो जाती है, ये हमारी हो गई यहाँ पर 2 अनुनादी संरचनाएं जो केकुले के अनुसार होती है। तो क्या कहेंगे यहाँ से, बंध क्रम का मान लगभग बराबर 1.5 के आसपास हो जाता है। कितना, लगभग बराबर 1.5 के आसपास हो जाता है, यानी बेंजीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध क्रम क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच हो जाएगा। ये हम इसकी जो बंध लंबाई है उसके डेटा से भी निकाल सकते हैं, जहां हम जानते हैं दैट कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई एल्केन में 1.54 होती है, और एल्कीन में कार्बन द्विबंध कार्बन की बंध लंबाई ये अबाउट 1.36 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। जबकि अगर बेंजीन में हम देखें तो बेंजीन की कार्बन कार्बन बंध लंबाई लगभग 1.40 एंगस्ट्रॉम के पास होती है, जो एकल बंध की बजाय छोटी और द्विबंध की बजाय बड़ी है। इसलिए इनमें पार्शियली डबल बॉन्ड के करैक्टर पाए जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं, यानी बंध क्रम का मान कितना, 1 से ज्यादा और 2 से कम हो जाएगा, इन बिटवीन 1 से 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा पूर्णतः सहसंयोजक यौगिक है। आपको कहा हुआ है दैट कंप्लीटली कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो हम ध्यान दें, हम चेक करें, हमें याद रखना होगा कि अगर दो एलिमेंट ए और बी आपस में कोई बंध बनाते हैं और इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर पॉलिंग पैमाने पर 1.7 या 1.7 के अधिक है, तो अगर यह 1.7 के अधिक है या उससे कम है तो यहाँ पर हम 3 तरह की वैल्यू और 3 तरह के कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर यह डेल्टा EN का मान 1.7 है तो हम कहेंगे दिया गया बंध 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट करैक्टर कैरी करेगा। अगर यही विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.7 से अधिक है तो आयोनिक करैक्टर ज्यादा होंगे और कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएंगे, यानी ओवरऑल हम कहेंगे बंध आयनिक होगा। और अगर ये विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.7 से कम है तो बंध में कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएंगे और आयोनिक करैक्टर कम हो जाएंगे, यानी हम देख रहे हैं दो परमाणुओं के मध्य जैसे जैसे उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता जा रहा है कोवेलेंट करैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ हम चेक करें, यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणु आइडेंटिकल हैं, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगर समान होंगे तो डेल्टा EN बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा EN 0 होगा तो बंध जो है वो 100% कोवेलेंट करैक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर ये लगभग 2.1 और 2.5 विद्युत ऋणता सल्फर की होती है, यानी 0.4 होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे लेकिन पार्शियली आयनिक बॉन्ड भी होगा। पोटेशियम क्लोराइड अगर हम देखें तो ये धातु अधातु का बंध है, ये तो आयनिक करैक्टर कैरी करेगा। ऐसे ही कैल्शियम +2 और ऑक्साइड आयन यानी धातु अधातु का बंध है, तो इसमें भी क्या होंगे, आयनिक करैक्टर होंगे। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर वाला यहाँ पर हमारा अणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक बंध है। अब आपको पूछा हुआ है कि भाई आयनिक बंध किसमें है, तो हम चेक करें आयनिक बंध। हमने कहा कि अगर बंधित परमाणुओं में से एक धातु धनायन है, बंधित परमाणुओं में से एक धातु धनायन है और दूसरा अधातु ऋणायन है, दूसरा क्या है, अधातु ऋणायन है। तो यदि एक धातु धनायन और दूसरा अधातु ऋणायन है तो इन दोनों के मध्य बनने वाला जो बंध होगा वो आयनिक बंध प्रकृति का हो जाएगा। तो यहाँ चेक करें, ये तो होमोडाइएटमिक समद्विपरमाणविक अणु है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर कैरी करेगा। यहाँ देखें CCl4, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन दोनों लगभग समान विद्युत ऋणताओं वाले तत्वों में हमारे कैटेगराइज हो जाएंगे, जहां कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 और क्लोरीन की 3.0 है, ये भी कोवेलेंट करैक्टर हमारे हो जाएंगे। यहाँ हम चेक करें तो बेरियम ये आपका मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, S ब्लॉक का मेटल है जो एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु वाले वर्ग में हमारे आता है। और क्लोरीन ये आपकी अधातु है, यानी इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा ये हमारा कैसा हो जाएगा, आयोनिक करैक्टर कैरी करने वाला बंध हो जाएगा।
वहीं हम क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 को देखें तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड और 3 क्लोरीन के साथ में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रमशः बना लेता है, यानी ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो आयनिक बंध हमसे पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस अणु पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। अब देखिए आपसे पूछा हुआ है दैट अष्टक का नियम लागू नहीं होता, यानी जो अष्टक के नियम का अपवाद है ऐसा कौन सा होगा, हम चेक करें। यहाँ हमसे पूछा हुआ है दैट O2 हम जानते हैं बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, यह निकटवर्ती दूसरे ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाह्यतम कोश में, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अष्टक नियम को फॉलो करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो यहाँ कार्बन बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके साथ में यह 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कार्बन के ऑक्टेट को हम देखें तो इसके पास बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी यह अष्टक नियम को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लुईस बिंदु संरचना बनाएं तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास में होंगे, यानी बोथ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का अष्टक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो अगर दोनों का अष्टक यहाँ पूरा होगा तो हम कहेंगे दैट ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक नियम को फॉलो करेगा। और ऐसे ही वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर और यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 2 सिग्मा बंध बना रहा है, इसका मतलब दोनों ही परमाणुओं का क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो O2, CO2 और H2O यहाँ पर सभी का अष्टक अब पूर्ण है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का अष्टक इनकम्प्लीट होता है, इसलिए यह अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत संयोजक बंध वाला यौगिक है। वैद्युत संयोजक बंध यानी आपसे आयनिक बंध के लिए यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से वो कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक बंधन पाया जाता है। तो हम कहेंगे आयनिक बंधन के लिए एक धातु धनायन और एक अधातु ऋणायन यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। चेक करें, O2 ये दोनों अधातु हैं, कार्बन और क्लोरीन ये भी अधातु हैं, सोडियम और ब्रोमाइड तो सोडियम धातु धनायन और ब्रोमीन अधातु ऋणायन है, जिनके बीच में आयनिक बंधन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध वाला यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न अगर हम चेक करें, निम्न में से सबसे अधिक सहसंयोजक है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यह सहसंयोजक गुण रखने वाला यौगिक कौन सा है। तो देखिए हम क्या कहेंगे दैट सारे के सारों में हम देखें जितने भी कंपाउंड हमें दिए हुए हैं सभी कंपाउंड में हमारा एनायन क्लोरीन है, सभी कंपाउंड्स में हमारा एनायन क्या है, क्लोरीन है। यह 17वें वर्ग और तीसरे आवर्त से बिलोंग करने वाला अधातु परमाणु है जो हेलोजन फैमिली से आता है। नेक्स्ट अगर अब हम धातु देखें तो पहली बार में हमारे पास में धातु है पोटेशियम जो प्रथम वर्ग और चौथे आवर्त से बिलोंग करती है। दूसरे में हमारे पास कैल्शियम है जो सेकंड वर्ग से बिलोंग करने वाली चौथे आवर्त की धातु है। तीसरी हमारी धातु मैग्नीशियम है जो थर्ड आवर्त से बिलोंग करती है। और लास्ट जो डी एलिमेंट है उसमें हमारे 12वें वर्ग में आने वाली संक्रमण धातु कौन सी, जिंक यहाँ पर हमने रखी हुई है। ठीक है, अब हम चेक करें, हमसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है तो हम जानते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे अगर परमाणुओं के मध्य में विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करने पर तत्वों की विद्युत ऋणताएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं। तो जब विद्युत ऋणताएं बढ़ेंगी तो विद्युत ऋणताओं का जो डिफरेंस है, विद्युत ऋणताओं का जो अंतर है वो अंतर क्रमशः क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी वो दो तत्व जो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा दूरी पर उपस्थित हैं उनके लिए विद्युत ऋणताओं का अंतर डेल्टा En ज्यादा होगा। अगर डेल्टा En ज्यादा होगा तो आयनिक गुण भी ज्यादा होंगे, या हम कहें कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उल्टा पढ़े, अगर डेल्टा En कम हो जाएगा, तत्वों की विद्युत ऋणताओं का अंतर कम हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे और रिस्पेक्टिवली कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं दैट तत्व संख्या क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 और जिंक परमाणु क्रमांक 30 वर्ग संख्या 12 से बिलोंग करता है। इनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है, ये सबसे निकटवर्ती तत्व हैं तो इनके बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर
मिनिमम होगा और विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होगा तो आयनिक गुण सबसे कम होंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, द्रवित सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, लेकिन सोडियम क्लोराइड की मॉल्टन स्टेट पिघली हुई अवस्था या द्रवित अवस्था दे रखी है, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। ध्यान दें, ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। अब देखिए, हम कहें कि किसी भी दिए गए पदार्थ में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो पदार्थ चालक होता है, तो इसके चालक होने के लिए जरूरी है कि वहां पर कोई ना कोई आवेश वाहक कण उपस्थित हो, कोई ना कोई क्या आवेश वाहक कण उपस्थित होना चाहिए। अगर आवेश वाहक कण की बात करें तो यह आवेश वाहक कण कुल मिलाकर दो तरह के हो सकते हैं, या तो यह इलेक्ट्रॉन होगा या फिर यह आयन होंगे। कि अगर ये आवेश वाहक कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार के चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे। और अगर यही आवेश वाहक कण आयन होते हैं तो इस प्रकार के चालकों को हम आयनिक चालक कह देते हैं। क्या कहेंगे? आयनिक चालक कह देंगे। अब ये आवेश वाहक कण इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे हमारी धातुओं में, तो हमारी सभी धातुएं, जैसे हमारे घरों में पावर सप्लाई के लिए हम कॉपर वायरिंग काम में लेते हैं, तो कॉपर हमारा क्या हो जाएगा? धात्विक चालक हो जाएगा। जितनी भी हमारी ठोस धातुएं हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे और भी कोई धातु हो, वो सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकता दर्शाती हैं, तो ऐसे चालक हमारे धात्विक चालक कहलाते हैं। अब ये चालक जो हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे पिघली हुई अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी धात्विक चालकों में हमेशा धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट, अब ये जो आयनिक चालक हैं, जिनमें धारा प्रवाहित होने के लिए आयन उपस्थित होने चाहिए, जहां आयन आपके दो तरह के हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन। अगर ये आयन उपस्थित है प्लस ये आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो दिया गया पदार्थ विद्युत का चालक होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड ठोस की बात करें तो हम जानते हैं दैट सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? आपका आयनिक यौगिक है। क्या है ये? आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक की क्रिस्टलीय चालक संरचना में सोडियम धनायन और क्लोराइड अनायन के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जहां ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। एक सोडियम धनायन 6 क्लोराइड अनायनों से घिरा हुआ है और ऐसे ही एक क्लोराइड अनायन 6 सोडियम धनायनों से घिरा हुआ है, यानी आयन के फॉर्म में तो ये उपस्थित है, लेकिन इन पर लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ये आयन स्वतंत्र गति नहीं कर सकते। इसलिए ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। ध्यान दें, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इस सोडियम क्लोराइड सॉलिड को सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई अवस्था में ले आते हैं, मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं, या हम इस सोडियम क्लोराइड सॉलिड को सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना लेते हैं, तो वहां पर विलयन में उपस्थित सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायनों के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और जैसे ही ये गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे, क्या होगा? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। ध्यान दें, तो हमसे कहा हुआ है द्रवित सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहा है और वो भी किस अवस्था में? लिक्विफाइड स्टेट में, यानी द्रवित अवस्था में। तो हम कहेंगे धारा को ले जाने के लिए क्या होंगे? मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, और मुक्त आयन अगर उपस्थित हैं तो क्या मिलेंगे? ये विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये सोडियम होता, ठोस सोडियम होता या द्रवित सोडियम होता, क्लोराइड नहीं होता, शुद्ध सोडियम धातु होती, तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह इलेक्ट्रॉनिक चालक हो जाता, लेकिन ये आयनिक चालक है जिसमें धारा का प्रवाह सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायनों की वजह से होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से प्रबलतम अम्ल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि जब भी किसी इनऑर्गेनिक एसिड की बात आ जाए तो हमें चेक करना है कि किसी दिए गए यौगिक में सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या है। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेक करना है। जैसे यहां हम देखें
तो HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, HClO2 में ये हो जाएगा +3, HClO3 में हो जाएगा +5 और HClO4 में ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो +1 +3 +5 +7 यानी जैसे जैसे हम HClO से HClO4 की तरफ जा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इनकी अम्लीयता या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अम्लीयता या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ती चली जाती है। यानी हम कहें दैट HClO और HClO4 में से पर क्लोरिक एसिड HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, वह यौगिक जिसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों बंध उपस्थित होते हैं, यानी आपको एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पर ढूंढना है जिसमें बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी आपको धनायन और ऋणायन दोनों तरह के आयन ढूंढने, प्लस इन आयनों में से ही कहीं किसी की स्ट्रक्चर में आपको सहसंयोजक बंध भी ढूंढने होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन, जहां हम देख रहे हैं कि दोनों ही समद्विपरमाणविक अणु हैं, इसका मतलब विद्युत ऋणता समान होगी, ये तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। हाइड्रोकार्बन CH4 में भी बात करें तो यहाँ पर भी बंध जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड में देखें तो पोटेशियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के बीच में यहाँ आयनिक बंध उपस्थित होता है। यहाँ पोटेशियम साइनाइड की अगर हम बात करें तो पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम धनायन और साइनाइड ऋणायन है, जिनके बीच में आपका आयनिक बॉन्ड उपस्थित हो जाएगा। प्लस अब ये जो साइनाइड ऋणायन आपको दिया हुआ है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य यहाँ हम देखें 3 सहसंयोजक बंध यानी 1 सिग्मा और 2 पाई बंध उपस्थित हैं, तो दोनों बंध यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ उपस्थित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, दो सहसंयोजक बंधों के मध्य निम्न में से किस अणु में बंध कोण का मान सर्वाधिक है। तो आपसे सर्वाधिक बंध कोण यानी थीटा वाला कंपाउंड पूछा हुआ है। हम देखिए बंध कोण निकालने के लिए क्या करें, ये जो सभी यौगिक है उसमें केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात कर ले। क्या कहें, केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात कर लें। और संकरण कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले उसकी लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे। लुईस बिंदु संरचना बनाने के बाद में केंद्रीय परमाणु पर हमें सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की संख्या को काउंट करना है, और ये जो संख्या है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की जो संख्या है वो संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर यानी संकरण हमारा निकल के आ जाएगा। चेक करें तो जैसे सबसे पहले हम H2O के लिए देखें तो ऑक्सीजन यह हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास उपस्थित हैं। तो देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लॉन पेयर हैं, यानी कि संकरित कक्षक हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन का संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, ऐसे ही CH4 में हम देखें तो CH4 में कार्बन इसके पास 4 सिग्मा बंध और 0 लॉन पेयर है, यानी संकरण हो जाएगा फिर से sp3। NH3 में हम देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, तो संकरण यहाँ पर भी हो जाएगा sp3। और यहाँ CO2 चेक करें तो यहाँ कार्बन के पास 2 सिग्मा बंध हैं प्लस 0 लॉन पेयर है, तो कार्बन के रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई बंध बनाने में काम में आते हैं, लेकिन पाई बंध को हम संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ संकरित कक्षकों की संख्या केवल 2 रह गई, यानी संकरण हो जाएगा sp। अब sp3 संकरण के लिए अगर हम देखें तो बंध कोण आपका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और sp संकरण के लिए बंध कोण अगर देखें तो ये आपका 180 डिग्री होता है। हम कहेंगे 180 डिग्री यानी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बंध कोण का मान अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सर्वाधिक बंध कोण वाला हो जाएगा CO2, जहां बंध कोण 180 डिग्री है। नेक्स्ट, अब अगर इन तीनों में हमसे बंध कोण पूछे दैट H2O, CH4 और NH3 में बंध कोण किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, तो जिसके पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं उसका बंध क्रम या उसका बंध कोण अपने ओरिजिनल वैल्यू को मैच करेगा। जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु के पास लॉन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बंध कोण का मान कम होता चला जाएगा। तो H2O इसके पास 2 लॉन पेयर हैं, यानी बंध कोण
बंद कोण जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। हम जानते हैं H2O में यह 104.5 डिग्री का होता है, मेथेन में यह 109.5 डिग्री, 28 मिनट को हम 0.5 डिग्री के आसपास कह सकते हैं, और NH3 में यह अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री का हो जाता है। तो CO2 इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक बंध युक्त यौगिक है, यानी आपसे आयनिक बंध वाला कंपाउंड पूछा हुआ है। हम कहेंगे देखिए BH3, यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो यहाँ तो आयनिक बंध का सवाल ही नहीं होता। हाइड्रोकार्बन है CH4, इसमें भी आपका सहसंयोजक बंध नहीं है। SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी सहसंयोजक बंध है। और MgCl2 अगर हम इसमें देखें तो यहाँ मैग्नीशियम धातु धनायन है, और क्लोराइड क्या है, अधातु ऋणायन है। और जब धातु धनायन और अधातु ऋणायन आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में बनने वाला बंध जो होगा वो आयनिक बंध हो जाएगा, या वैद्युत संयोजक बंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित अणुओं में बहुसंयोजक बंध वाला यौगिक है। आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा यौगिक है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो देखिए लुईस बिंदु संरचना बना करके हम सॉल्व कर सकते हैं इन सभी को। नाइट्रोजन बाह्यतम कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। यह दूसरे नाइट्रोजन परमाणु जिसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, यानी कितने बॉन्ड बन गए, 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 सहसंयोजक बंध बन जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर हम लुईस बिंदु संरचना बनाएं तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ब्रोमीन में अगर हम देखें तो दोनों ब्रोमीन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो केवल नाइट्रोजन हमें दिख रहा है जिसमें 3 सहसंयोजक बंध दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बहु सहसंयोजक बंध वाला यौगिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस अणु में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बंध पहचानना होगा क्या होता है। तो देखिए जितने भी हमारे बंध हैं उनमें हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल फोर्स जो होते हैं उनमें कभी भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज नहीं होता। यानी ये जो बंध हैं कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वान डेर वाल बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी आपको जिक्र नहीं करना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, तो हम कहेंगे कि कोई हाइड्रोजन परमाणु जो किसी यौगिक में उपस्थित है जहां यह किसी यौगिक में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे इस जल के अणु में हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु किससे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन के अलावा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन हो सकते हैं जिनकी विद्युत ऋणता पॉलिंग पैमाने पर 3 या 3 से ज्यादा होती है, या तो 3 होगी या इससे ज्यादा होगी। ऐसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ चले जाएंगे, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो जब एक जल का अणु किसी दूसरे जल के अणु के साथ संपर्क में आता है तो उसमें भी हाइड्रोजन हो जाएगा डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो जाएगा डेल नेगेटिव। तो विपरीत आवेशित सिरे जो हैं उनके मध्य में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल यहां उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल यहां उत्पन्न हो जाता है, जो आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन धनायन और आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन के बीच में यहां उत्पन्न होता है। और ये जो आकर्षण बल है इसकी बंध ऊर्जा 5 किलो जूल से अधिक या कम से कम इसके बराबर होती है। तो ऐसा बंध आपका हाइड्रोजन बंध की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर यही ऊर्जा लेस देन 5 किलो जूल हो, 5 किलो जूल से कम हो, तो फिर इस बंध को हम वान डेर वाल फोर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ध्यान रहे, अगर बंध ऊर्जा का मान 5 किलो जूल से ज्यादा है तब तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर उससे कम है तो इसको आपको वान डेर वाल बॉन्ड्स कहना है। ठीक है, तो यहाँ जल के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। कब, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बन रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल डेवलप हो रहा है, उसकी बंध ऊर्जा 5 किलो जूल से ज्यादा होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो शर्त क्या कि सर हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए और दोनों अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु की नहीं 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में फंसा हुआ होना चाहिए। जहां अधिक विद्युत ऋणी परमाणु
क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होंगे जिनकी विद्युत ऋणता पॉलिंग पैमाने पर या तो 3 से ज्यादा होगी। अब यहाँ चेक करें HI, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन आयोडीन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नहीं है, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अधिक विद्युत ऋणी भी है, इसका मतलब अमोनिया जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। HCl, इसमें क्लोरीन आया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं होगा। और ऐसे ही HBr में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जहां अमोनिया की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पायरामिडल स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अमोनिया में नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर पाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक सहसंयोजक होगा। आपको मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड पूछा हुआ है और देखिए सभी में हमें काउंटर आयन यानी एनायन जो है वो समान दे रखा है, क्लोरीन। सारे के सारे जो धातु आयन हैं, ये सारे के सारे धातु आयन कहाँ, एस ब्लॉक के हैं, जो एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकंड ग्रुप यानी क्षार मृदा धातु वर्ग के यौगिक हैं। किसके हैं, क्षार मृदा धातु वर्ग के यौगिक हैं, जिनमें हम देख रहे हैं बेरिलियम सबसे पहले, बेरिलियम के बाद हमारे आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम और सबसे लास्ट में आएगा बेरियम। ठीक है, अब आपसे पूछा है मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड वाला, तो यहाँ पर हम कहेंगे आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण, इसका निर्धारण फाजान्स रूल या फाजान्स के नियम द्वारा किया जाता है। फाजान्स का नियम क्या कहता है कि अगर धनायन पर आवेश बढ़ाया जाए या धनायन की त्रिज्या को कम कर दिया जाए तो दोनों ही केसेस में धनायन का आवेश घनत्व, फाई क्या है यहाँ, चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। अगर धनायन का आवेश घनत्व बढ़ेगा तो यह ऋणायन को आसानी से ध्रुवित कर पाएगा, ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर यह ऋणायन को आसानी से ध्रुवित कर पाएगा फिर क्या होगा, तो ऐसे आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण यानी कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर जो होंगे वो बढ़ जाएंगे और आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली कम होते चले जाते हैं। तो हमें क्या देखना है, एक ऐसा धनायन देखना है जिसका आवेश ज्यादा हो और जिसकी परमाणु त्रिज्या कम हो। अब यहाँ देखिए सभी पर द्विधनावेशित ये होते हैं क्योंकि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो हम जानते हैं एटॉमिक रेडियाई क्रमशः बढ़ती चली जाती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आवेश घनत्व का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। आवेश घनत्व कम होगा तो ऋणायन को ध्रुवित करने की इनकी जो क्षमता है, पोलराइजिंग नेचर, वो कम हो जाएगी और अगर पोलराइजिंग नेचर घट जाएगी तो कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम का जो क्लोराइड है वो मोस्ट आयोनिक, सबसे ज्यादा आयोनिक होगा और बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर कैरी करेगा। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक पूछा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 बेरिलियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वह अणु जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा है यानी लॉन पेयर नहीं पूछा आपसे, लॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती हैं वो जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसी स्पीशीज यहाँ पर हमसे पूछी है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी सभी इलेक्ट्रॉन सम संख्या में है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हो जाएगी। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 6 और 8 क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 14, तो ये भी हमारे सम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही Cn- साइनाइड आयन अगर हम देखें, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 और एक नेगेटिव चार्ज यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही 14 हो गई। तो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कौन सी हो जाएगी, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट अमोनिया अणु की आकृति आपसे पूछी हुई है, हम कहेंगे लुईस बिंदु संरचना बनाएं। अमोनिया, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और यह
3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कैसा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो कुल संकरित कक्षकों की संख्या हो गई 4। अब नाइट्रोजन यह सेकंड पीरियड या द्वितीय आवर्त का तत्व है, यानी भायतम कोश कौन सा है? सेकंड कोश है, जिसके पास में 4 कक्षक होंगे, एक 2s और 3 2p, और ये सभी कक्षक किसमें इसमें संकरण में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। तो संकरण क्या हो गया? sp3। sp3 संकरण की ज्यामिति क्या होती है? हम कहेंगे चतुष्फलकीय, लेकिन VSEPR सिद्धांत के अनुसार अगर लॉन पेयर उपस्थित है तो लॉन पेयर की वजह से आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय से विकृत या डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो हम कहेंगे इसको विकृत चतुष्फलकीय, या इसे ही हम पिरामिडीय शेप, पिरामिडीय आकृति कह सकते हैं। तो NH3 की आकृति कैसी? पिरामिडीय हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लॉन पेयर नहीं होता तो sp3 संकरण की आकृति कैसी होती? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल होती, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर है और एक लॉन पेयर की उपस्थिति से आकृति क्या हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध में, देखो आपसे यहाँ बंध की संख्या में कितने? 2 बंध दिए हुए हैं, सहभाजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हुई है। अब हम जानते हैं एलिमेंट ए और एलिमेंट बी यदि एक बंध बनाते हैं तो इसमें एलिमेंट ए का 1 इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट बी का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म या कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन एक बंध में होते हैं। अब हमसे बंधों की कितनी संख्या दे रखी है? 2 बंध दे रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो सहभाजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है। अब आपसे सहसंयोजक गुण पूछा है, फिर से हम कहेंगे दैट फाजान्स के नियम के अनुसार, हम फाजान्स के नियम से इसे परिभाषित करेंगे, जहां फाजान्स का नियम आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों को परिभाषित करता है। किसमें? आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों को परिभाषित करता है। यहाँ देखिए हम चेक करें कि यहाँ पर सभी यौगिक जो दिए हुए हैं वो कैल्शियम धातु के यौगिक हैं, यानी धनायन आपका समान है, धनायन समान है। तो फाजान्स रूल का सेकंड एप्लीकेशन हम कहेंगे कि अगर ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती है तो दोनों ही केस में ऋणायन के ध्रुवित होने की क्षमता, या इसको अपन ध्रुवणीयता कहते हैं, वो बढ़ जाती है। ये ध्रुवणीयता क्या है? ये ऋणायन के विरूपित होने की क्षमता या डिस्टॉर्ट होने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। जब ऋणायन की ध्रुवणीयता बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि अगर ऋणायन की ध्रुवणीयता बढ़ जाती है तो ऋणायन आसानी से डिस्टॉर्ट होगा, यानी यौगिक में कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे और आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर ऋणायंस को चेक करें तो हमारे पास ऋणायन 4 हैं, वो क्रमशः फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी हैलोजन फैमिली के ऋणायन हैं। ठीक है, और हैलोजन फैमिली में हम देख रहे हैं वर्ग 17 में अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो क्रमशः परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा, यानी बड़े आकार का अगर परमाणु होगा तो ध्रुवणीयता क्या होगी? बढ़ जाएगी, और अगर ध्रुवणीयता बढ़ेगी तो परमाणु आसानी से विरूपित होगा, और ऋणायन अगर आसानी से विरूपित होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, यानी सहसंयोजक गुण बढ़ जाता है। तो इनमें से हम कहेंगे कैल्शियम के साथ में सबसे बड़ा ऋणायन कौन? आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम का आयोडाइड जो होगा सबसे ज्यादा आयोनिक होगा। वहीं कैल्शियम का जो फ्लोराइड है वो कैल्शियम का जो आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ध्रुवणीयता, सबसे ज्यादा विरूपण होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके होंगे? कैल्शियम के आयोडाइड के होंगे, और कैल्शियम का जो फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर कैरी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुणों वाला यौगिक कैल्शियम के साथ में कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, जिसका आकार बड़ा है, ध्रुवणीयता ज्यादा है, विरूपित होने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए फाजान्स के नियम के अनुसार
कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? देखिए द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट हमसे पूछा हुआ है, जो हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह आवेश गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी यानी बंध दूरी का सदिश गुणनफल होता है, जिसे हम QD sin थीटा n कैप के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जहां n कैप एकांक सदिश होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताने के काम आएगा। अब इसमें हम अगर देखें तो ये अपना है क्लोरीन और इसके साथ में फ्लोरीन है, जहां क्लोरीन के पास 3-3 लॉन पेयर है। अब हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो क्लोरोफ्लोराइड है, क्लोरीन का जो फ्लोराइड बना हुआ है, इसमें क्लोरीन की उद्दीपकता कम यानी डेल प्लस और फ्लोरीन की उद्दीपकता ज्यादा है, तो यह ध्रुवीय भी है, बंध दूरी भी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर म्यू का मान यहाँ पर 0 नहीं होता। तो ये हमारा यौगिक हो जाएगा ध्रुवीय यौगिक। ऐसे ही PCl3 में चेक करें, यहाँ फास्फोरस के क्लोरीन के साथ में 3 सहसंयोजक बंध हैं और फास्फोरस पर एक लॉन पेयर है। तो यहाँ हम देखें फास्फोरस और क्लोरीन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण प्लस से माइनस की तरफ और लॉन पेयर के कारण परमाणु से दूर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं हो पाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। लेकिन SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में अगर हम देखें तो केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन 4 क्लोरीन के साथ चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होता है और चतुष्फलक में यह जो ज्यामिति है वो सममित ज्यामिति है। तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण सिलिकॉन और क्लोरीन के 2 बंध के कारण होगा, उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण अन्य 2 बंधों के कारण होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो इसका नेट अगर द्विध्रुव आघूर्ण हम कैलकुलेट करें तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा? अध्रुवीय यौगिक हो जाएगा और द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 हो जाएगा। जैसे आपके हाइड्रोकार्बन में अगर हम देखें तो CH4 या CCl4 में अध्रुवीय होने का भी हम यही लॉजिक कह सकते हैं। वहीं क्लोरोफॉर्म, इसमें देखिए 3 क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बंध है और एक चौथा कार्बन हाइड्रोजन बंध है, जिसकी ध्रुवीयता अलग हो जाती है, इसलिए ये भी आपका क्या है? ध्रुवीय यौगिक है, जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। तो ध्रुवीय आघूर्ण का मान हमसे 0 पूछा हुआ है, अध्रुवीय यौगिक पूछा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। आपसे 0 द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक फिर से पूछा हुआ है। हम कहेंगे देखिए H2O, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, यह हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 लॉन पेयर है। हम जानते हैं H2O ध्रुवीय यौगिक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। BCl3, यहाँ पर हम देखें तो केंद्रीय परमाणु बोरॉन का संकरण sp2 ज्यामितीय, ये हो जाएगा समतल त्रिभुजीय। अब यहाँ पर तीनों कार्बन क्लोरीन बंध परस्पर 120 डिग्री पर व्यवस्थित हैं, इसकी वजह से इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। NH3, यहाँ पर लॉन पेयर उपस्थित है, इसलिए इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ऐसे ही सल्फर में अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्फर के पास एक लॉन पेयर और ऑक्सीजन के साथ में यह कोणीय आकृति बनाता है, इसलिए यह भी ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी BCl3, तीनों बंध समान है, सममित अवस्था में है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस यौगिक में अधिकतम बंध कोण होता है? अब यहाँ पर आपको अधिकतम बंध कोण के लिए पूछा हुआ है। हम कहेंगे अधिकतम बंध कोण यानी कि अगर हम इनका संकरण चेक कर लें, देखिए सभी में आपके केंद्रीय परमाणु बोरॉन है और बोरॉन हम जानते हैं इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और यह 3 अधिकतम सहसंयोजक बंध बना सकता है, जिसके पास में एक रिक्त 2pz कक्षक उपस्थित होता है, जिसमें यह इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसलिए बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होंगे हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे, जो अष्टक नियम का अपवाद है, अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते। अब यहाँ हम देखें सभी में काउंटर आयन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, तीनों की संख्या समान दे रखी है, 3-3 है। इसका मतलब जब यह 3 सहसंयोजक बंध बनाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो इसका संकरण हो जाएगा sp2, बंध कोण हो जाएगा थीटा बराबर 120 डिग्री और ये तीनों में ही एक समान होता है। यानी किस यौगिक में अधिकतम बंध कोण होगा? हम कहेंगे तीनों ही यौगिक जो हैं उनमें बंध कोण का मान समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से जल में सर्वाधिक विलेय यौगिक कौन सा है? आपको
जल में विलेयता पूछी हुई है। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो कंपाउंड है वो आपको किसको, लिथियम परमाणु के दिए हुए हैं, जहां हम जानते हैं लिथियम एस ब्लॉक की मेटल है, यह प्रथम वर्ग से बिलोंग करती है, यानी क्षार धातु है जिसका परमाणु आकार जो है वो बहुत कम होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी दिए गए धातु का आवेश घनत्व उसका आवेश बटा में उसके परमाणु आकार के रेशो के समानुपाती होता है। अब अगर ये हम देख रहे हैं क्या कि लिथियम धनायन वो तो समान है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या है, एनायन चेंज हो रहा है। और सारे के सारे एनायन हमें किसके दे रखे हैं, हैलोजन फैमिली से दे रखे हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिए हुए हैं। जहां हम जानते हैं कि इन हैलोजन आयनों में अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो ये आसानी से विरूपित हो जाएंगे, यानी इनकी ध्रुवणीयता बढ़ जाएगी। और अगर ये आसानी से विरूपित होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर यानी कि सहसंयोजक यौगिकों के गुण जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, और आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। और जब आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो यहाँ पर हम कहें इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी या जल में विलेयता भी रिस्पेक्टिवली कम होती चली जाती है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दैट लिथियम, इसमें सबसे छोटे आकार काउंटर आयन हो जाएगा फ्लोरीन, जिसका आकार सबसे कम है, यानी सबसे ज्यादा आयोनिक करैक्टर होंगे, सबसे ज्यादा जल में विलय होगा। वहीं लिथियम का आयोडाइड, जिसमें आयोडीन का परमाणु आकार सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा परमाणु आकार वाला आयन क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन। परमाणु आकार सबसे ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए जल में विलेयता भी सबसे कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्न में से सर्वाधिक सहसंयोजक यौगिक है, यानी आपसे सहसंयोजक गुणों का अधिकतम प्रतिशत मान पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो दो तत्व जिनके विद्युत ऋणताओं में अंतर सबसे कम होगा। देखिए अब काउंटर आयन तो सभी में समान है, कैटायन स्टेनम +4 अवस्था में, लेकिन आपका जो एनायन दिया हुआ है वो फिर से क्या है, हैलोजन है। और हम जानते हैं कि हैलोजन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, पॉलिंग पैमाने पर 4.0, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता क्रमशः कम होती चली जाती है, जो आयोडीन की 2.6 तक पहुंच जाती है। तो जब विद्युत ऋणताओं में अंतर डेल्टा EN का मान अगर घटेगा तो आयोनिक बॉन्ड के करैक्टर भी घटेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक यौगिक स्टेनम का आयोडीन के साथ बना हुआ कंपाउंड यानी SnI4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा आयनिक गुणों से युक्त यौगिक हमसे पूछा हुआ है। आयनिक गुणों से युक्त यौगिक के लिए हम कहेंगे कि भाई डेल्टा EN का मान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी में आपको हाइड्रोजन परमाणु ये तो कॉमन दे रखा है, तुलना हमेशा उसकी की जाती है जो अलग होता है, और अलग क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हैलोजन परमाणु है। जहां हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी, और विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी तो डेल्टा EN भी क्या होगा, रिस्पेक्टिवली कम होता चला जाएगा। और अगर डेल्टा EN बढ़ेगा, डेल्टा EN यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अगर डेल्टा EN कम होगा तो आयोनिक कैरेक्टर भी आपके क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर HI ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा सहसंयोजक, मोस्ट कोवेलेंट वाला कंपाउंड। वहीं HF आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा आयोनिक गुणों को दर्शाने वाला यौगिक, यानी आपसे सबसे ज्यादा आयनिक गुणों के लिए पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां ध्यान रखना है HF में इतने ज्यादा आयनिक गुण पाए जाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का नेचर भी होता है। HI, HCl और HBr हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का गुण इन तीनों में से किसी में नहीं होता, केवल HF में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।